जी अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आपका सबका वेलकम है। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ सीख रहे हैं, कंप्यूटर टर्म्स किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि कंप्यूटर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप्स के साथ किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं। फिर उनके डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल को इनिशलाइज़ करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर जो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स, इस तरह से ऑपरेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के अंदर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अगर प्रोग्राम लिखा जाए तो उस प्रोग्राम के अंदर आउटपुट हमें किस तरह से हासिल होती है। सबसे पहले है जी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर देन पोस्ट प्रीफिक्स एज। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीफिक्स और उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट फिक्स एज ए इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है प्रोग्राम के अंदर कि उनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। प्रोग्राम लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है कि हैश इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो किसी भी रेफरेंस को जाहिर करता है। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस तरह से काम करता है। उसके बाद हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट iostream.h मैंने बताया था कि वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। iostream हेडर फाइल का नेम होता है। उसके बाद हैश इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट स्टार्ट conio.h। उसके बाद ये .h होती है वो एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स होती हैं। एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट के बाद लिखा हुआ कुछ भी ऐसा जो आपके उस फुल नेम को या उसकी वर्किंग को जाहिर कर रहा हो। उसके बाद वॉइड मेन मैंने बताया था कि जो मेन फंक्शन होता है उसको वॉइड रिटर्न टाइप के साथ लिखा जाता है। और ये जो ब्रैकेट होती है वो हमारी एक फंक्शन को जाहिर करने वाली ब्रैकेट होती है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर इस तरह से ब्रैकेट लिखा जाए तो उसका मतलब होता है कि वो एक फंक्शन है। अब ये जो इसकी डाटा टाइप है ये इसकी रिटर्न टाइप को जाहिर कर रही होती है। वॉइड का मतलब होता है नल, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है नल। नल का मतलब होता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद अब आता है जी, ये है प्रोग्राम लिखने का सिंटैक्स। उसके बाद आता है जी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आता है क्लियर स्क्रीन। ये भी एक फंक्शन होता है जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने एक प्रोग्राम पहले किया है उसके बाद हम लोग दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो पहले प्रोग्राम का आउटपुट होता है उसको स्क्रीन से क्लियर करने के लिए ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है जी हमारा इंट, हम लोगों ने डाटा टाइप ली। उसके बाद आता है जी ए एंड बी एक्स वाई, ये मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं इंट डाटा टाइप के साथ। उसके बाद आता है जी ए बी एक्स वाई, इन चारों वेरिएबल को मैंने इनिशलाइज करवा दिया 0 के साथ। और याद रखिएगा एंड पर सेमी कॉलन लाजमी आता है। उसके बाद आता है जी सबसे पहले है पोस्ट फिक्स फंक्शन को परफॉर्म करना, लाइक है जैसे स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। सबसे पहले मैंने पोस्ट फिक्स फंक्शन को परफॉर्म किया और उसकी वैल्यू मैंने बी को असाइन कर दी। उसके बाद आता है जी मैंने प्री फिक्स फंक्शन को परफॉर्म किया एक्स के साथ और इसकी वैल्यू मैंने वाई के अंदर स्टोर कर दी। उसके बाद सी आउट होता है जी आउटपुट की कमांड होती है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर लाने के लिए यूज़ की जाती है। सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट्स होता है। और याद रखिएगा जब भी हम लोगों ने कुछ भी स्क्रीन पर शो करवाना होता है तो उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर जब लिखते हैं तो वो जैसे ही हम लोग लिखते हैं वो वैसे ही आउटपुट के अंदर शो हो जाता है। सी आउट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट लिखी। उसके बाद मैंने क्या किया कि ए इज़ इक्वल टू मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब ये सी आउट ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर वो शो करवाएगा ए इज़ इक्वल टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जैसे लिखा होता है वैसे ही इधर आ जाता है। उसके बाद उसके बाद एंगल ब्रैकेट हो गया। उसके बाद ए, यानी ए में जो कुछ भी पड़ा है। अब आप लोग यहाँ से इसकी वर्किंग को देख सकते हो कि ए प्लस प्लस है 0, ए की वैल्यू कितनी थी 0, ठीक है। वो 0 + 1 मैंने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट लगा देता है। अब 0 + 1 कितना हो गया 1। अब ए की वैल्यू क्या हो गई 1। अब 1 ए के अंदर स्टोर था वो किसको मिल गया बी को, ठीक है। ए की वैल्यू भी 1 हो गई, बी की वैल्यू भी अब 1 हो गई क्योंकि ए में जो कुछ था वो बी को असाइन हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर सी आउट करवाया, ए इज़ इक्वल टू एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ए में जो कुछ था ए की वैल्यू कितनी थी 1,
ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि एंड लाइन की मैंने कमांड दी है। आप लोगों ने जो जो कमांड देनी होती है उसके साथ आप लोगों को इस तरह से ब्रैकेट लगाना पड़ते हैं, उनका जो रुख होता है वो इस तरह से आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि एंड लाइन बताया गया, पहले आपका कर्सर यहाँ पर था, जैसे ही वो एंड लाइन की कमांड की तरफ आया आपका कर्सर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एंड लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन की तरफ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि न्यू लाइन पर उसने शो करवाना है बी इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है इसीलिए मैं एज इट इज़ इसको कर दूंगी। अब बी में जो बी इज़ इक्वल टू मैंने करवा दिया, उसके बाद आगे आएगा एंगल ब्रैकेट के साथ बी की तरफ। बी के अंदर जो कुछ भी था आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो ए के अंदर था वही कुछ बी के अंदर है। ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू भी 1 हो गई। उसके बाद आगे आएगा वो एंड लाइन की तरफ। एंड लाइन का मतलब होता है कि आपका कर्सर यहाँ पर था तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद सी आउट एक्स इज़ इक्वल टू, अब जैसे था उसको वैसे ही डिस्प्ले करवा देना है, एक्स इज़ इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एक्स में जो कुछ है, अब आप लोग यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देखोगे कि एक्स की वैल्यू में क्या है। एक्स की वैल्यू आप लोग देख सकते हो प्रीफिक्स में 0+1। अब 1+1+ एक्स की वैल्यू क्या थी 0, जो इनिशलाइज हम लोगों ने करवाई थी, जो स्टार्ट में हम लोगों ने इन चारों वेरिएबल्स को दी थी वो थी 0। अब एक्स की जगह पर 0 और इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है ये, तो इसकी जगह पर 1। अब 1+0 कितना हो गया 1। एक्स की वैल्यू भी आपके पास 1 हो गई और एक्स की वैल्यू अब वाई को मिल जानी, यानी एक्स की वैल्यू 1 है तो वही वैल्यू आप उठाकर वाई को दे दो। एक्स और वाई की सेम हो गई जिस तरह से ए और बी की सेम हुई थी। अब सी आउट मैंने करवा दिया एक्स इज इक्वल टू, डबल कोट्स में था इसीलिए एज इट इज़ आ गया, एक्स भी आ गया, इक्वल भी आ गया। अब अगर आप लोगों ने वैल्यू को शो करवाना हो तो आप लोग डबल कोट्स में नहीं लिखते हो, अगर आप लोगों ने वेरिएबल और उसके साथ इक्वल को करवाना हो तो आप लोग डबल कोट्स में लिखते हो। अब एक्स में जो कुछ भी था वो एक्स इज इक्वल टू को के साथ डिस्प्ले करवा दो। एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है। उसके बाद आएगा एंड लाइन, आपका यहाँ पर कर्सर था, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ये कर्सर को जाहिर कर 11 नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा कर्सर आपका एंड लाइन की वजह से। उसके बाद आप लोग देख सकते हो y इज़ इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ y इज़ इक्वल टू के अंदर क्या स्टोर करवा दो, जो कुछ y में पड़ा है। अब जो कुछ x में था वही y को मिल गया, x की वैल्यू 1 थी वही y को मिल गई, अब y की वैल्यू भी आपके पास 1 ही हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद एड लाइन मैंने शो नहीं करवाया क्योंकि मुझे आगे कुछ प्रिंट नहीं करवाना था, कोई और आउटपुट नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने एंड लाइन नहीं करवाया है। ठीक है, उसके बाद गेट एक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर कुछ देर ठहराने के लिए यूज़ होता है। ये ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर कुछ देर रखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये गेट का फंक्शन सेमीकोलन के साथ एंड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट एंड। ये अगर कोई भी आप इसके अंदर मिस्टेक कर देते हो तो इस तरह से कंपाइलर जो होता है वो कुछ एरर्स शो कर देता है। अब ये एरर्स जो होते हैं वो रन टाइम भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो जो भी एरर्स हैं, टाइप्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।